लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क, एनर्जी, देन हमने वर्क की कुछ साइन कन्वेंशंस को डिस्कस किया था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। देन वर्क और एनर्जी ही जो है, वर्क और हीट किस तरह पार्ट डिपेंडेंट है, आइदर पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वर्क की कैलकुलेशन की थी, आज हम उसी कैलकुलेशन को अप्लाई करेंगे ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो देखेंगे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर हम उस डेरिवेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास वो प्रोसेसेस किस तरह हम उनको पीवी डायग्राम के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो the learning objectives of today's lecture is to discuss different type of processes, then we will calculate work done for each process, and we will draw the processes on the pv diagram. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज isobaric process. Iso mean the first process that is the isobaric process. Now the iso mean same, baric mean pressure. So the process that take place at constant pressure is called the isobaric process. अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम इसको पीवी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करें तो हमारे पास एक्स एक्सिस है आर द डेट आर द वॉल्यूम एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस दिस इज द प्रेशर एक्सिस। अब इस कर्व को जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, तो मेरे पास एक लाइन जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है प्रोसेस की, हम वो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से वन इज द इनिशियल कंडीशन, टू इज द फाइनल कंडीशन। यहाँ पे वन इज द इनिशियल कंडीशन, टू इज द फाइनल कंडीशन। अच्छा, अब दिस इज कॉल्ड द isobaric process and this is the PV description of the isobaric process. अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे इन एन ओपन पोर्ट, जब वाटर जो है अगर ओपन पोर्ट में हम बॉयल करेंगे तो वाटर की पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस गिवन रीजन के लिए कांस्टेंट है। अब जब वाटर इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बॉयल हो रहा होगा, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इट मींस 1 से 2, अगर आप अपर कर्व देखो, जब हमारे पास इनिशियल कंडीशन 1 से लेके फाइनल कंडीशन 2 पे आते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है दैट इज द हीटिंग प्रोसेस। इसी तरह अगर 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो दैट विल बी द cooling process. So this is called the isobaric process. One thing, heating and cooling doesn't mean heating mean boiling or the cooling mean the refrigeration effect. हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीटिंग क्या है, लेट्स से अगर दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉडी विद अ हाई टेम्परेचर तो उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम हीटिंग में काउंट करेंगे, और जो बॉडी विद लोअर टेम्परेचर होगी उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम कूलिंग में काउंट करेंगे। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास क्या है, वी विल कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस। सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू, वी नो दैट वर्क P इनटू डेल्टा V, प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। लेट्स से यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो P था, वॉल्यूम में जो चेंज आया है हमारे पास, अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल V2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल V2 minus V1, this is equal to the work done for a constant pressure process. यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस। बाकी सब सो गए? क्लियर है मिस। नो मैम। एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई है? अच्छा, और ये साथ साथ आप लोग काइंडली नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि दिस इज द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम यूनिसेस एंजल। डेरिवेशन वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं की हुई, स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए आप साथ साथ जो प्रोसेस में आपको करवाती जाती है उन्हें नोट डाउन करते जाएं।
ओके मैम। चलिए ये नोट डाउन कर ले, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस। हाँ जी, नोट कर लिए सबने? हम सभी कर रहे हैं। क्लास नोट कर लिए सबने? यस। जी चले हम नेक्स्ट सभी कर रहे प्रोसेस। हैं। जी नेक्स्ट मैं प्रोसेस कुछ स्टार्ट टाइप कर रहा हूँ लास्ट वाला। बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा बोलें क्या कह रहे हैं? जी मिस कर लिया नोट। चले अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास, दैट इज द आइसोकोहरिक प्रोसेस। अगेन आइसो मीन सेम एंड कोहरिक मीन volume. So the processes that takes place at constant volume is called the isocoheric process. So let's draw the PV diagram. अब पीवी हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कव आ रही है 1 से 2 एंड 1 इज द इनिशियल कंडीशन, 2 इज द फाइनल कंडीशन। इसी तरह मैं एक और कर्व ड्रॉ करती हूँ, 1 is the initial condition, 2 is the final condition, but in this case pressure is decreasing and here the pressure is increasing. अच्छा अब हम यहाँ पे देखो, लेट्स से हम एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं प्रेशर कुकर की। अब प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारा सिस्टम है, फूड है, उसको हम पैक कर देते हैं ना कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, और उसके ऊपर जो हम वेट रखते हैं दैट इज बेसिकली टू इंड्यूस द टू क्रिएट द प्रेशर। हम यहाँ पे और नीचे जब जैसे ही गैस ऑन करते हैं, टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इट मीन्स फ्रॉम 1 to 2 when there is increase in pressure, the process will termed as heating process. And from process 1 to 2 with decrease in pressure at constant volume, the process will termed as the cooling at the constant volume. अच्छा अब अगर मैं इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर शो करूँ यहाँ पे, तो लेट से मेरे पास ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है दैट इज द फोर्स, प्रेशर फोर्स है, प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे क्या है कि जब पहले केस के अंदर पिस्टन मूव हुआ था इसी कांस्टेंट प्रेशर के साथ, कांस्टेंट फोर्स के साथ, लेट्स से अगर इसकी टोटल लेंथ एल है, इनिशियली पिस्टन जो है वो पड़ा हुआ था हमारे पास इस बॉटम के ऊपर, और उसने अब नेक्स्ट टाइम जब डिस्टेंस कवर किया दैट इज द, ये डिस्टेंस को मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से दिस इज द L1 डिस्टेंस, दिस इज द L2 डिस्टेंस। तो मेरे पास L माइनस L1 का जो, जिसको आप L1 कहते हैं, और ये मेरे पास अगर L2 आता है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर किया पिस्टन ने, L1 माइनस L2। तो वो डिस्टेंस पिस्टन ने कवर किया इन केस ऑफ ए आइसोबैरिक प्रोसेस। बट आइसोकोहरिक के केस में देखें, पिस्टन जो है उसके ऊपर प्रेशर की फोर्स तो इंक्रीज होती जा रही है, बट पिस्टन कोई डिस्टेंस ही मूव नहीं कर रहा, पिस्टन इसी जगह पे स्टैटिक पड़ा हुआ है। तो इट मींस डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा वी जो है वो जीरो के इक्वल है, तो वी नो डेट वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट विल इक्वल टू जीरो। वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इन केस ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन, बिकॉज देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन बाउंड्रीज। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। नोट डाउन कर लिया सबने? जी मिस कर लिया नोट। हाँ जी मोहम्मद तलहा, जाग रहे हो?
यस मैम। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। चले अब थर्ड प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है डेट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। लास्ट टाइम आपने से किसी ने क्वेश्चन किया था डायरेक्शन के बारे में, तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ प्रोसेस का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, सो द प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर are called the isothermal process. So if the temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume, so we can write pressure volume product is equal to constant. तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, दैट इज इक्वल टू द पीवी। अच्छा, अगर हम इसकी पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, लेट्स ड्रॉ द पीवी डायग्राम। This is the volume axis, this is the pressure axis. We know that when two parameters are inversely proportional to each other, the curve generated that will be the hyperbolic curve. अब प्रेशर, ये हम लेट्स मैं ये इस तरह कर्व ड्रॉ करती हूँ। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज है, प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दिस कर्व इज नोन एज द हाइपरबोलिक कर्व। अच्छा, अब यहाँ पे इस हाइपरबोलिक कर्व के ऊपर हमने सबसे पहले इसका देखते हैं डायरेक्शन को। लेट्स से इफ आई ड्रॉ दिस डायरेक्शन और एक और कर्व ड्रॉ करती हूँ, इस केस में डायरेक्शन हमारे पास ये आ जाती है। वन इज द इनिशियल कंडीशन, टू इज द फाइनल, वन इज द इनिशियल, टू इज फाइनल। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस कर्व को देखें, इस कर्व में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट विल बी द एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ये था और प्रेशर कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये 2 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज हो गया। अगर प्रेशर इंक्रीज हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो तो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द compression process. So this is the representation of the expansion as well as the compression process. Clear है ये पॉइंट सबको? जी मिस क्लियर है। Yes, ma'am. Now जी, let's miss. draw, हम यहाँ पे इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट द वर्क डन, हमारे पास जब भी कर्व आती है तो हम कर्व का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी विल एज्यूम देयर इज अ स्मॉल rectangular area having volume dV and correspondingly pressure P। अगर मैं स्मॉल कंपोनेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं 1 से 2 के ऊपर, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा कंप्लीट कर्व का। वी नो दैट एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स से कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, consider a small element dV। अब हमारे पास वर्क डन बाय द work done by the small element that will be equal to area of स्मॉल एलिमेंट। हाँ जी, ठीक लिखा है मैंने? क्लास देखें, ठीक लिखा है मैंने? वर्क डन बाय द स्मॉल एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। यस मैम। जी अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पे वर्क डन स्मॉल एलिमेंट का वर्क डन मैं कह देती हूँ दैट इज द डी स्मॉलर पार्ट, क्योंकि हम जब भी स्मॉलर पार्ट होता है डिफरेंशियल से शो करते हैं, तो डिफरेंशियल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, अब इस स्मॉल लेंथ कितनी है, लेट्स से ये पी है और उसकी विड्थ कितनी है, डी वी है, तो मेरे पास इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, पी इंटू डी वी।
So now we will calculate the total work done. ये क्या आ गया, स्मॉल एलिमेंट का वर्क डन, डिफरेंशियल ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू लेंथ p है और उसके correspondingly उसकी width कितनी है dv. So the total work done will be equal to total किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अगर कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल वॉल्यूम v1 है, फाइनल v2 है, तो मेरे पास मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 is equal to pressure into change in volume from volume v1 to volume v2. क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, miss. मैम ये मैम इक्वेशन जरा एक बार दोबारा रिपीट कर। कहाँ से बेटा, यहाँ से? जी मैम। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी कर्व की बात आती है तो हम कर्व का डायरेक्टली एरिया वर्क डन एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और बेसिकली हमने कर्व को डिवाइड कर दिया स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर, और जब हम सब कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं अवर द इनिशियल एंड द फाइनल लिमिट, तो हमारे पास टोटल एरिया जो है अंडर द कर्व आ जाता है। मैंने सबसे पहले एक स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट अज्यूम किया यहाँ पे, जिसकी बेस जो है वो dv के इक्वल है और उसकी हाइट किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो हमें पता है ये अगर रेक्टेंगल है तो प्रेशर लेंथ इंटू विथ हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। तो मैंने लेंथ इंटू विथ p इंटू dv लिख दिया, डेट इज एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, और एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है मैम। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए था इस कर्व का, कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 2 तक। तो मैंने वर्क डन को, इस स्मॉलर वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिया है ओवर 1 to 2। इसी तरह प्रेशर इनटू dv जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द वॉल्यूम v1 एंड v2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ से बॉयल्स ला देखें, वो क्या कहते हैं, p1 v1 p2 v2 अप टू pv that is equal to the PV। तो मैं लिख सकती हूँ P1 V1 is equal to PV, और यहाँ से हम लिख सकते हैं P is equal to P1 V1 divided by V। जी मिस कर सकते हैं। जी मिस। Let's say call this is the equation number 1, this is equation number 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, put 2 in 1, इस 2 को कहाँ पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 1 से 2 जब इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये टोटल वर्क डन आ गया। प्रेशर की वैल्यू पुट करें, V1 P2 P1 V1 dV by V। अब यहाँ पे P1 V1 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, V1 V2 dV by V। अब dV 1/v की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, P1 V1 1/v की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1, नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। और हमें पता है जब नेचुरल लॉग होता है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ V2 minus V1। So this is the work done in case of a constant temperature process। So this is the work done for a constant temperature process। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। नहीं मिस क्लियर है। मैम इधर ऊपर से जहाँ से शुरू है वहाँ से स्क्रीन शेयर करिएगा। ग्राफ भी जहाँ से शुरू हुआ है ये थर्ड प्रोसेस। कहाँ पे बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं कह रहा हूँ जहाँ पे थर्ड प्रोसेस शुरू हुआ है वहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुए। इसमें नीचे करिएगा। हाँ जी, कहाँ से, कुछ पूछना है? नहीं मैम वो नोट करना है। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिए? नीचे करिएगा।
है ना नीचे करिएगा। एफएम कर दे नीचे नीचे। चले अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास वर्क डन किसके को आ गया, P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस V1। अब फर्स्ट कंडीशन में लगाने लगी हूँ, इफ वॉल्यूम V2 इज लेसर देन वॉल्यूम V1, अगर V2 जो है V1 से कम है तो मुझे बताओ नेट V रेशियो जो होगी V2 बाई V1 की वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी? ये रेशियो हमारे पास क्या बनेगी, डेट विल बी लेस देन 1। अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो इसका नेचुरल लॉग पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो मेरे पास वर्क डन भी क्या आ जाएगा, डेट विल बी आल्सो नेगेटिव। इट मींस हमारे पास ये जो प्रोसेस हो रहा है वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और हमें पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इट मींस द प्रोसेस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, कंप्रेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? मैम एक तो सवाल बता दो। अच्छा मैं बता रही हूँ कि लेट से हमारा फर्स्ट हमने एज्यूम किया अच्छा, हमने फर्स्ट कंडीशन ली है कि लेट से वॉल्यूम V2 जो है वो कम है V1 से, फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या है, कम है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है तो ये जो रेशियो बनेगी V2 बाई V1 की वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डेट विल बी लेसर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, लार्जर टर्म है, तो ये क्या आ जाएगी, डेट विल बी लेस देन 1। अगर हमारे पास ये टर्म लेस देन 1 होगी तो जो नेचुरल लॉग आता है इस टर्म का वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर नेचुरल लॉग नेगेटिव है तो मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम है। अच्छा सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें, लेट्स से इफ वॉल्यूम मैम V1, लेस देन 1 जीरो भी तो हो सकता है, तो वो जीरो तो ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। नहीं हमने जीरो की बात ही नहीं की है, जीरो जो है उस केस में तो वर्क डन होगा ही नहीं ना। नेचुरल लॉग ऑफ जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। मैंने नेगेटिव में लेके जा रही हूँ, मतलब लेस देन 1 जो है वो आप 0.1 का करके देखो, 0.2 का करके देखो, वो कोई भी वैल्यू करके देखो वो आपके पास नेगेटिव आएगी। हम जब ऑब्वियसली V2 को कम ले रहे हैं V1 से, तो वो तो जीरो हो ही नहीं सकती है और आएगी ही नेगेटिव में। आएगी ही नेगेटिव, वही बता रही हूँ ना, वो तो नेगेटिव। अच्छा अब सेकंड केस देखें, इफ V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम लेसर है फाइनल वॉल्यूम से। अब मुझे बताओ जो रेशियो है V2 बाई V1 की लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1। मोहम्मद सिद्दीक, मैम ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है मोहम्मद सिद्दीक सो गयो, समीर गुल, बिलाल असद, मैम शाने अली। जी मिस। हाँ जी बताओ बेटा, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी? मिस ये रेशियो जो होगी मिस, V1 इज लेस देन V2, तो मिस ये लेस देन 1 होगी, ये लेस देन 1 होगी, क्योंकि V2 की वैल्यू ज्यादा है V1 V1 से, कम तो है, V2 V1 सॉरी लेसर V1 V1 लेसर है लेसर ना देन मिस। 2 है। हाँ तो डिनोमिनेटर में अगर स्मॉलर टर्म हो तो रेशियो लेस देन होती है, ग्रेटर होती है? प्लस होगी सॉरी मिस, प्लस होगी। तो मेरे पास ये आ जाएगा, डेट विल बी ग्रेटर देन
1। अगर ये टर्म ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास नेचुरल लॉग इसका क्या आ जाएगा, डेट विल बी पॉजिटिव। अगर नेचुरल लॉग पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम हो जाएगा। और ये मिस ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाएगा। ये वर्क डन बिल्कुल, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है हमारे पास V2। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? जी मिस। यस मैम। जी मिस। चल अब हम नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सबने? यस मिस कर लिया मैं। अब हम फोर्थ प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जरा गौर से सुनिएगा, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्रीज, देयर इज नो हीट ट्रांसफर across नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्रीज। तो जो इस तरह का प्रोसेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। गैमा जो है दैट इज द एयर इंडेक्स आता है हमारे पास, और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.4, और ये रेशियो होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। और अच्छा, अब हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे दो प्रोसेस लिखे हैं, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक। जब हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा। जब मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूंगी तो आइसेंट्रोपिक की कंडीशन है कि हीट ट्रांसफर भी जीरो होना चाहिए and entropy will be also to equal to zero. There is no change in entropy of the system, so I can say every isentropic process, this is very important point, every isentropic process is adiabatic, but every adiabatic may or may not be isentropic। हाँ जी, देखिए स्टेटमेंट ठीक है जी मिस। कि हमारे पास जितने भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो कंफर्म है कि क्या होंगे, एडियाबैटिक होंगे, बट एडियाबैटिक के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो आइसेंट्रोपिक है या फिर नहीं है। अच्छा, अब ये जो गैमा है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, ये डिपेंड करता है हमारे पास गैस चेंज होगी तो गैमा की वैल्यू भी चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी बेसिकली क्या है, इट इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द एंट्रोपी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टी, डी क्यू बाय टी जो है, और यहाँ से मेरे पास डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, डी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। अगर हमारे पास क्यू जीरो है, जब एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टी डी एस लेट से फाइनल माइनस इनिशियल S2 माइनस S1, तो यहाँ से देखो S2 किसकी इक्वल आ जाएगा, S1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि एवरी आइडियाबैटिक इज द आइसेंट्रोपिक, बट हम रिवर्स जो है उसको प्रूव नहीं कर सकते। जी मोहतसिन। मैम ये एंट्रोपी का दोबारा से बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी।
अच्छा, एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है? डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम की। अब सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस कब आती है हमारे पास? लेट्स से एक आपके पास आपने पानी रखा हुआ है चूल्हे पे, अभी आपने हीट ऑन नहीं की है, पानी के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं, उनमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है। जैसे ही आपने नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू किया तो मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन स्टार्ट होगी। वो जो रैंडम मोशन स्टार्ट हुई मॉलिक्यूल्स की, दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी। वो क्या है? उसके अंदर डिस्टर्बेंस जनरेट हुई सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे, उनकी मूवमेंट उतनी ज्यादा होती जाएगी, उतनी ज्यादा रैंडमनेस क्रिएट होती जाएगी, उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस क्रिएट होती जाएगी, तो वो विल से कि सिस्टम के अंदर उतनी ज्यादा एंट्रोपी आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो हम बात करते हैं कि हम इरिवर्सिबिलिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर जो लॉसेस आ जाते हैं, उनमें से एक रीजन क्या होती है कि वहां पे एंट्रोपी जनरेशन हो जाती है, इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। लेट्स से अगर ये सिस्टम था, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल ने इस डायरेक्शन में जाना था, वो इरेगुलरली जाते, वो इस डायरेक्शन जाने के बजाय इस डायरेक्शन में चला गया, दिस इज कॉल्ड द रैंडमनेस, दिस इज कॉल्ड द डिसऑर्डरनेस, और दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी। इट मींस एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने के साथ कितना हीट ट्रांसफर वहां पे हो रहा है, तो वो उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास आ जाता है एंट्रोपी। अगर हमारे पास एटीएफ ऐसा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो हमने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की दो कंडीशंस लिखी हैं कि Q भी जीरो होना चाहिए और एंट्रोपी भी जीरो होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ से Q की वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर दी है। जब Q जीरो पुट किया है तो मेरे पास फाइनल इनिशियल एंट्रोपी किसकी इक्वल आ गई है? फाइनल एंट्रोपी की। अब यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है, बट रिवर्स में जो है, सॉरी, हर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, बट जो रिवर्स है वो हमारे पास ट्रू नहीं है कि हर एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक है या फिर नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? अब ओके मैम। क्लास सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। मतलब में जो ए डायबिटिक है वो डिपेंड उस पे नहीं कर रहा ना एंट्रोपी पे। नहीं, एडियाबैटिक एंट्रोपी पे डिपेंड नहीं कर रहा। एडियाबैटिक के अंदर सिर्फ नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्रीज। विद इन अ सिस्टम हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, बट बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। और स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद इन द सिस्टम भी हीट ट्रांसफर किस क्यों हो रहा है, फिर हम उसको एडियाबैटिक नहीं कहेंगे। तो विद इन द सिस्टम हम हीट ट्रांसफर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर जब तक बाउंड्रीज में इंटरेक्शन नहीं होगी, बाउंड्रीज डिस्टोर्ट नहीं करेंगी, उनमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, वर्क डन नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, विद इन द सिस्टम जो मर्जी होता रहे, हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है। बट बाउंड्रीज के साथ हमारा मेन कंसर्न है कि आइदर उसने बाउंड्री क्रॉस की है या फिर नहीं की। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ ले। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने इक्वेशन लिखी PV gamma, तो कैन आई राइट P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma is equal to PV gamma and so on। हाँ जी, ठीक लिखी है इक्वेशन? जी बस। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी पीवी डायग्राम के ऊपर, तो अगेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पावर प्रॉपर्टी ऑफ गैस और द गैमा। तो मेरे पास अगेन कौन सी कर्व आएगी? दैट विल बी द हाइपरबोलिक कर्व। अगेन वही डायरेक्शन जो हमने आइसोथर्मल के लिए बताई थी कि एक में एक्सपेंशन होगी और एक में हमारे पास क्या हो जाएगी? कंप्रेशन हो जाएगी। अच्छा, अगेन हमने वैसे ही जैसे आइसोथर्मल के लिए किया, लेट अज्यूम अ स्मॉलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of volume dV and pressure P. So the work done of this smaller component dW will be equal to length into width, pressure into change in volume. अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। Let's say this is the initial condition, this is the final condition 1 से 2 के ऊपर. So the total work done will be equal to pressure into change in volume from V1 to V2। सेम वही स्टेप जो हमने पीछे किया, हमने यहाँ से प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 P1 V1 gamma is equal to PV, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ P is equal to P1 V1 gamma divided by V power gamma। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर, this is equation number 2, this is 1A, so 1 put 1A into
वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 गैमा कांस्टेंट है, अंदर पे बस क्या आ जाएगा V1 पावर V2 dV बाय V पावर गैमा। सॉल्व कर लें इसको, इंटीग्रेट करें, पावर डिवाइड सॉरी डिनोमिनेटर में पावर डिवाइड हो रही हो तो हमारे पास आता है P1 V1 गैमा। मैं इसको लिख सकती हूँ V पावर गैमा माइनस गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गैमा प्लस 1, पावर के अंदर प्लस ऐड करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं ओवर द लिमिट V1 टू V2। सिंपल इंटीग्रेशन की है मैंने यहाँ पे। क्लास क्लियर है यहाँ तक? जी मिस क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम पुट करते हैं लिमिट की वैल्यू P1 V1 गैमा V2 1 माइनस गैमा माइनस V1 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसको P1 V1 गैमा। अच्छा, अब हमें बेसिकली दिस इज द फाइनल, आपके पास आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं बट आपकी बुक में इस रिलेशन को फर्दर उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है। उसको जब मैं वही वाला इक्वेशन ड्राइव करूंगी जो कि बुक में गिवन है, तो उस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरी इक्वेशन से ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूंगी तो ये मेरे पास पहले क्या आ जाएगा V1 1 माइनस गैमा माइनस V2 1 माइनस गैमा, और नीचे से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया गैमा माइनस 1। तो ये माइनस ऊपर का और नीचे का माइनस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर लिखूं P1 V1 गैमा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो P1 मिस ये समझ नहीं आया मिस। कहाँ से बेटा? मिस ये जो आपने किया है 1 माइनस मैंने R सिंपली ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया है, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लिया है बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तभी दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगे ना। अच्छा, अब P1 V1 गैमा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो P1 V1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये क्या आ जाएगी, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा माइनस P2 V1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो P1 V1 गैमा किसकी इक्वल है, P1 V1 गैमा को आई कैन राइट P2 V2 गैमा के भी। तो जब मैं इसको V2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, P2 V2 गैमा के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, P2 V2 गैमा प्लस 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। अच्छा, फर्दर करें इसको सिंप्लीफाई, ये गैमा माइनस गैमा के साथ कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। तो ये क्या रह जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। सो दिस इज द समझ नहीं लगी। अच्छा, दिस इज द टोटल वर्क डन इन केस ऑफ ए एडियाबैटिक और द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कुछ भी नहीं किया मैंने, P1 V1 गैमा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए। P1 V1 गैमा जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो गैमा प्लस 1 माइनस गैमा P1 V1 गैमा माइनस इंटू V2 1 माइनस गैमा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है P1 V1 गैमा किसके इक्वल है, P2 V2 गैमा के भी इक्वल है। तो मैंने इस इक्वेशन के लिए जहाँ पे वॉल्यूम V2 था तो P1 V1 गैमा को किसके इक्वल पुट कर दिया, P2 V2 गैमा के इक्वल पुट कर दिया। मिस ये डेरिवेशन है हमारे पास, मतलब सिलेबस वो आएगी पेपर में। बेटा ये क्वेश्चन आपका भी पूछना बनता नहीं है, मैं करवा रही हूँ, मैं इतने मतलब अगर बोल रही हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पस है तो करवाइए ना। अब जो गैमा है हमारे पास, मैंने अभी बताया दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, और गैमा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। इट कैन नाइदर बी 0, ये 0 की इक्वल भी नहीं होगी और ना ही ये नेगेटिव होगी। It is always greater than 1. So this is the total work done in case of a adiabatic process. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लास प्लीज पूछ ले। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मिस। चलिए, काफी आज के लिए। जी मिस इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एज इट इज मैं इंशाल्लाह कल तक आप लोगों की सारी रिकॉर्डिंग्स भी जो हैं दोनों लेक्चर्स की वो शेयर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। मिस ये नोट्स के PDF बना के भी सेंड कर दीजिएगा।
मेरा नहीं ख्याल है PDF बनेगा। मिस अगर सेव वगैरह करके इसको देख लीजिएगा तो होता है तो ये तो कोई इशू नहीं। मिस सेव एज टाइप में जाके देखिए इसको अगर कन्वर्ट हो रहा है तो। अच्छा आप लोग, मैं वन नोट की फाइल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वो ही वन नोट्स में ओपन कर लीजिएगा। ठीक हो जी गया ठीक है मिस।